हम इस वक्त महोत्सव की नगरी महोबा में हैं। हम इस वक्त आला ऊदल की नगरी महोबा में हैं। हम इस वक्त बुंदेलों की नगरी महोबा में हैं। हम इस वक्त चंदेलों की नगरी महोबा में हैं। और आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो है ये रहेलिया सूर मंदिर है, जिसके बारे में हम बताएंगे और इसका एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जब ये तोड़ा गया तो जो अवशेष यहाँ चारों तरफ इसके बिखरे पड़े हैं ये कितने नायाब हैं और किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है, किस तरीके से पत्थर आपस में रखे हुए हैं। तो हमारे साथ इस वार्ता को करने के लिए अनिल जी हैं, शैलेंद्र जी हैं और हमारे संवाददाता अवधेश जी हैं। तो हम इस सफ़र पर चलते हैं। हालांकि मंदिर हमारे पीछे ही है, सूर मंदिर है, रहेलिया सूर मंदिर है और जो कोणार्क सूर मंदिर है उससे पुराना ये सूर मंदिर है। बहुत सी खासियतें हैं। तो हम आगे चलते हैं और इंट्रोडक्शन इस मंदिर का लेते हैं अनिल जी से। हाँ अनिल जी, तो क्या कहानी है इस मंदिर की चलते चलते? इस मंदिर की कहानी ये महोबा जिला है जी, बुंदेलखंड का ये रहेलिया मंदिर। यहाँ पे ये 890 और 910 के ईस्वी 9वीं सदी के आसपास में ये यहाँ के राजा थे राहुल देव बर्मन, चंदेल शासक राहुल देव बर्मन, तो उन्होंने बनवाया था 9वीं सदी में। इसके बाद क्या हुआ कि जो राहुल देव बर्मन थे यहाँ पे इनका मंदिर है। इनको मतलब बोलते हैं कि ये प्राचीन गर्भ में धारण, जैसे सूर्य की जो किरण होती है, जो पहली प्रकाश की किरण होती है, इसमें 3 दरवाजे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो पहली सूर्य की किरण है वो पहले वाले दरवाजे, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे पूरब दिशा है और उस सामने से जो गेट है वो पहला गेट है जिसकी किरण पहली जो जाती है। गर्भगृह में हमें बताया गया है कि सूर्य की जो मूर्ति है वो होती थी, उस पर पहली किरण जाके गिरती थी। क्योंकि जो ये मंदिर है, जो सूर्य मंदिर, ये दक्षिण दिशा में है। ये महोबा का ये दक्षिण दिशा में बना है। तो जो पूरब की जो सूर्य की किरण है ये यहाँ पे आती है, जो गर्भधारण में पहली किरण यहीं पे जाती है। जो राहुल देव बर्मन है, तो जो यहाँ पे ये तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उन्होंने खुदवाया था जी। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे वहाँ पहाड़ है और ये पूरा जो फैला हुआ है ना, कुछ एरिया प्लेन भी हो गया, ये तालाब था पहले
सागर था, तो राहिल सागर। जी हाँ, चंदेल वंश के जो शासक थे ना जी, राहिल देव बर्मन, तो वहाँ उन्हीं के नाम पर यहाँ पे एक गांव है जिसे रहलिया बोलते हैं। रहेलिया शब्द परिवर्तित हो गए, जी, शब्द परिवर्तित हो गए। ये राहिल, और जो खुदवाया था उन्होंने राहिल देव, उन्हीं के नाम पे राहिला सागर, उन्हीं के नाम पर ये इसका सागर का नाम है राहिला सागर। और ये उन्हीं के नाम पर ये मंदिर जो बना है ये उन्हीं ने बनवाया था। और इसके बाद इसकी और भी विशेषता है कि वहाँ पे पीछे एक बैठक है जी, यहाँ पे ये पूरा ये बना। अब तो ये हालांकि क्या है कि 1203 के ईस्वी के आसपास में ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो उन्होंने आक्रमण किया था। इसलिए आक्रमण किया था कि यहाँ पे जो माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी वास्तुकला हैं जो मतलब विशिष्ट हैं। और यहाँ पे खासतौर से खजाना था, खजाने को लेकर उसने बहुत सारे मंदिर, हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। सब लोग यहीं पे ये मानते हैं खजाना को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अगर पुराने प्राचीन लोग बूढ़े बुजुर्ग आगे बोलते हैं कि यहाँ पे खजाना था, तो उसी की वजह से उन्होंने तोड़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हम आगे चलते हैं, 1203 ईस्वी की बात है जी, जब आक्रमण हुआ था जी। बिल्कुल। अब हम मंदिर में दाखिल कर चुके हैं। मुख्य गेट हालांकि हमारे दाहिने हाथ तरफ है। हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जो बाहर आप देख रहे होंगे, जो डिज़ाइन है प्रतिहारा स्क्रिप्चर है। और हालांकि अब इनके ध्वस्त होने की वजह से अलग अलग बोल्डर्स, सीमेंटेड बोल्डर्स लगा दिए गए हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे जिन पर काई भी लग चुकी है, जो सीमेंटेड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पुरानी कला है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ऊपर आप देखेंगे थोड़ा फील आएगा आपको, कोलोसम जो रोम वाला है वैसी फील आ रही होगी। हमारे साथ सैलन जी भी हैं, सैलन जी से भी बात होती चले इस मंदिर के बारे में। सैलन जी, अभी तक जो एनालिसिस किया है हम लोगों ने, उसके हिसाब से क्या लगा आपको? देख के तो मुझे सबसे पहले तो ये आश्चर्य असंभव लगा है कि ये मंदिर का निर्माण आखिर हुआ कैसे होगा। इसके बारे में सोचने पर मुझे मजबूर कर दिया। ये इसकी डिज़ाइन ने, इनके पत्थरों के जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बिल्ड हुए हैं, ये कैसे रखे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि आज भी इन पत्थरों में जो हमने सीमेंटेड यूज़ किया है, जो हमने नए पत्थर बिल्डर बनाए हैं, उसमें जंग लग गया है, काई बोलते हैं, काई लग गई है। प्रकार से लोहे में जंग होती है, सीमेंट में काई लग गई है। और जो पहले के पत्थर हैं उनमें आज भी किसी भी प्रकार की कोई काई नजर नहीं आती ना। बिल्कुल, आप देखेंगे ये गौर करने योग्य बात है। जैसा कि हमारे सामने ये जो बोल्डर्स हैं इनमें काई लग चुकी है, लेकिन आप ऊपर देख पा रहे होंगे ये हालांकि ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये पत्थर बहुत पुराने लगे हुए हैं। फिर भी इनमें और उनमें अंतर समय के हिसाब से आप आसानी से देख पा रहे होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं गर्भगृह में, और सैलन जी कंटिन्यूस यात्रा पे हम चलते हैं। साथ ही साथ ये चीज़ भी जो है ना दिखाने योग्य है। बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं ऐसे कोड वर्ड होते हैं, ऐसे लॉक होते हैं, ऐसे दरवाजे होते हैं जिनमें कोई की फिट की जाती है और खुलते ही हमें लगता है कि खजाने का भंडार है, और खजाने कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो सैलन, जब पहली बार हम जैसे एंटर हुए यहाँ पे, आप हमने देखा तो माइंड में क्या चल रहा था इसको देखकर? इसको देखकर तो मुझे तो बस ये लगा है कि जैसे कि हमने इसके बारे में सुना है, मंदिर के बारे में, कि इसमें गर्भगृह है, ठीक है, और इसमें खजाना भी है। तो अगर खजाने के डायरेक्शन हम सोचते हैं, उसके रिगार्डिंग में सोचते हैं, तो हमें बस यही लगता है कि ये जो है, ये जो पत्थर स्पेसिफिक, ये किसी प्रकार का दरवाजा है, किसी दरवाजा है, एक ताला है जिसमें एक चाबी लगानी है, बिल्कुल, और एक खजाने का दरवाजा हमारे सामने। असल पे बहुत लोग यही मानते कि यहाँ पे पहले अंदर कोई जा नहीं सकता था। हो सकता है इसका ये लॉक हो कि अंदर और कुछ बना हो, क्योंकि ये लॉक है, यहाँ पे तो कोई गया है नहीं है, कुछ तो होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक धारणा के अंदर कोई जो यहाँ पे अंदर अभी जाएंगे, यहाँ पे पहले कोई जाता ही नहीं था। सबको डर लगता था कि यहाँ भूत प्रीत है। और यहाँ एक बात और, जब हम लोगों की गार्ड से यहाँ जो है उनसे बात हो रही थी, गार्ड भी हैं, गाइड भी हैं, लोगों को थोड़ा बहुत जो जानकारी उन्हें है वो बताते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ लोग खोदने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने ये बताया कि सीमेंट में लगा देता हूँ बाद में। तो ये मुझे लगता है ये उन्हीं के द्वारा लगाया गया सीमेंट है, असल पे जी लॉक, क्योंकि लोग खोदते हैं खजाने को लेकर। तो वही है ना जी, लॉक टाइप का है। अब कुछ ऐसी धारणा है तो लोग जैसे मान चलो सुन लिया, तो यहाँ पे उन लोगों ने जो लॉक लगा दिया उनको, क्योंकि एक जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग ने बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये संरक्षित कर रखा है, अपने संरक्षित में ले लिया। इसके जो कुछ अवशेष है, इसका यहाँ पे एक संग्रहालय है, जो प्राइवेट बस स्टैंड के पास में एक संग्रहालय है, वहाँ पे जितनी भी सारी चीजें आला उदल की वहाँ पे रखी जाती। तो यहाँ पे एक उसने मतलब प्रशासन के द्वारा एक गार्ड रख दिया इसके संरक्षित के लिए, तो ये ताकि देख रेख साफ सफाई के लिए वहाँ पे रखा गया। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये अब जी तोड़ा गया था जी, कई लोग जैसे मान लो आप बोल रहे हैं कि सब लोग, तो उन्होंने जो सीमेंटेड लगा दिया ताकि इसको कोई मतलब देख रेख के लिए, ताकि कोई खोद ना पाए। और आगे चलते हैं जो गर्भगृह। मैं चाहूंगा कि आप जो है ना कैमरे को यहाँ पास लाएं, और जो ऊपर हमारी नजरें देख रही हैं वो हमारे ऑडियंस भी, हमारे व्यूअर्स भी हैं, इन चीज़ों को देखें कितनी नायाब है,
सोचिए उस समय जब क्रेन नहीं होती थी, वैसी मशीनें नहीं होती थी, उस समय इन पत्थरों को कैसे लगाया गया होगा। और एक खास बात हम बताएंगे जो कि एक सीक्रेट है, शायद ही आपने सीक्रेट के बारे में जाना हो या सुना हो, कि ये पत्थर किसी चीज़ से चिपके नहीं है, ये लॉक्ड हैं। इस लॉक की विशेषता हमारे सैलन जी बताएंगे। उससे पहले आप लोग देखिए स्क्रीन पर, हम लोग चलते हैं गर्भगृह की तरफ। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवधेश जी भी हैं। अवधेश जी, अभी तक क्या लगा है इसको घूमकर, ये जो मंदिर है क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मेरे मन में सबसे पहले तो एक चीज़ आती है कि जो लॉक हैं, खास तौर पर पहले लॉक को छोड़कर डिजाइन की बात कर देता हूँ। कैमरामैन दिखाएंगे जो ईटा का डिजाइन है, इस डिजाइन के हर जगह पत्थर मिल जाएंगे। मैं आपके साथ डायमंड से मैं आपके साथ खजुराहो भी गया हूँ और अपना छरसाल जी के दुबेला भी गया हूँ। वहाँ की अपेक्षा यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। वहाँ पर आपने देखा था मूंग उर्द का वो जिक्र किया गया था, आप अपनी भाषा में थोड़ा बताएंगे, उस चीज़ का जिक्र किया गया था। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ अलग चीज़ है। यहाँ लॉक मेल और फीमेल लॉक, इसके बारे में सैलन जी से बिल्कुल चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे ये जो है गर्भगृह है उसके तरफ बढ़ते हैं। बीच में कुत्ता जो है रास्ता रोके खड़ा है, बैठा है, लेकिन शांति से हम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं ये गर्भगृह है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी थी, किरण थी, वो पहली पड़ती थी। हालांकि यहाँ पर अब कोई मूर्ति नहीं है और यहाँ पर अंधेरा है। और ये गर्भगृह है जहाँ पर कभी अष्ट धातु की सूर्य की मूर्ति होती थी। हालांकि सूर्य मंदिर होते हैं वो एक प्रकार की पुराने लोगों की घड़ी होती थी जिसपे सूर्य की किरणें पड़ती थी और जितना वक्त होता था एक आपस में वो घड़ी 12 घंटों में एक बटी होती थी जिससे लोग समय देखते थे बेसिकली सूर्य की किरणों को लेकर, क्योंकि उस समय घड़ी का इजाद नहीं हुआ था। तो ऐसा यहाँ पे भी था। हालांकि सूर्य मंदिर जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है जो, तो वहाँ पर अभी भी ये चीज़ मिल जाती है, लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस वजह से उसकी खासियत है। वहाँ लाखों पर्यटक हर साल पहुँचते हैं। लेकिन महोबा का चूँकि ये हालांकि पुराना है, कोणार्क सूर्य मंदिर से पुराना मंदिर है, फिर भी यहाँ पर्यटक कम आ रहे हैं क्योंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हम साथ चलते हैं, हमारे साथ सैलन जी भी है जो मेल फीमेल लॉक की बात हुई है। तो हमारे सैलन जी जिन्होंने बहुत एनालिसिस किया है साथ में मिलके, तो वो इस पे कायदे से बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि आखिर मेल फीमेल लॉक की जो बात आती है वो कैसी है और ये मेल फीमेल लॉक है क्या, एक दूसरे के पूरक कैसे हैं ये पत्थर। ये सामने आप हमारे देखेंगे ये बैठक है और जैसा कि पुराने लोग थे, अभी भी हम मानते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का केंद्र है, भंडार है। तो पुराने लोग भी इसकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे और सूर्य को एक बहुत बड़ा स्रोत मानते थे एनर्जी का। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बैठक है जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और उस बैठक पर हम भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम घूमते हैं इस मंदिर के चारों तरफ। तो नज़र करिएगा इन पत्थरों पर। हालांकि ये जो पत्थर आपको दिखेंगे कुछ पुराने हैं, लेकिन कुछ इस तरफ पत्थर ऐसा लगता है जैसे लीप पोत दिए गए हों। और इस शानदार सूर्य मंदिर को ये कुछ भद्दा कर रहे हैं, कुछ फीका कर रहे हैं। हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं और आपको बताते हैं। जैसे ये पत्थर आप देखेंगे तो इन पत्थरों का कोई या सीमेंटेड या चूने से चिपके हुए नहीं हैं, ये आपस में लॉक्ड हैं। इन लॉकों को भी हम दिखाएंगे। उससे पहले आप ऑब्जर्व करिएगा कितने बड़े पत्थर हैं, किस तरीके से रखे हैं और किस तरीके से रखे गए होंगे। या तो बड़े बड़े जानवरों का इस्तेमाल किया गया होगा, हालांकि उस समय के जो आदमी थे आज के आदमी से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। तो पहले हम इस मंदिर को चारों तरफ से घूमते हैं और हमारे साथ सैलन जी है। सैलन जी, मुझे बताया गया है कि इन चारों तरफ जो है मूर्तियां थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पर भी स्पेस हम देख रहे हैं, ऐसा अभी हम अज्यूम कर पा रहे हैं कि यहाँ पे मूर्तियां होंगी, लेकिन आपने बताया, लोगों से सुना कि यहाँ पे वास्तव में मूर्तियां थी। तो वो कहानी सुनाते चलिए और साथ चलते चलिए। एक्चुअली क्या है कि ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। अब ये इन पत्थरों में जो डिजाइन बने हैं, आप उनसे ही मतलब सोच सकते हैं कि जब ये जो पत्थर है और ये मंदिर है टूटा हुआ है, अभी इसका स्वरूप इतना अच्छा लग रहा है। वास्तव में जब इसमें पूरी मांडवी रखी गई होगी, मंदिर का निर्माण किया गया होगा, उस दौरान इसकी भव्यता के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल, है ना। तो अभी जैसे मूर्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पर भगवान शिव
विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी की मूर्ति, और कोई कहीं कहीं ये भी बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि माता दुर्गा की भी मूर्ति थी। ठीक है, एक्चुअली क्या ये सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर होने के साथ साथ इसमें ये 4 भगवान की हिंदू जो हमारे 4 भगवान हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पे पाई गई हैं। और अब बात करते हैं पत्थरों की, ये जो इसका बिल्डअप कैसे किया गया है। बिल्डअप करने के लिए देखो, मैं सिर्फ जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, मैंने जो एनालिसिस की है, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, ये जो पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े हैं, हैवी हैं, वेटेड हैं। आज के दौर में अगर हम हिलाना भी चाहें तो हमसे तो ये पत्थर हिलने से हिलते नहीं है। हम देखेंगे, चलेंगे अभी 10-15 लोग अगर हिलाने की भी कोशिश करते हैं तो पत्थर उठा नहीं पाते हैं। बाकी हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें बड़े बड़े पत्थर जो लगे हुए हैं, बिल्कुल ये ग्रेनाइट है। और ये जो है ये ग्रेनाइट है, बिल्कुल ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं। तो ये एक दूसरे से किसी सीमेंट, चूना इस तरीके से नहीं ज्वाइंट है, इनको आपस में लॉक से आपस में लॉक्ड हैं। और हम देखेंगे और चलेंगे कि आखिर ये कैसे लॉक्ड है। लॉक के बारे में जिक्र करेंगे हम। उससे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, ये बिल्डिंग ऐसा लगती है, हालांकि धराशायी है, ये मंदिर धराशायी है, और ऐसा लगता है इसको देख के आज कि गिरने ही वाला है। हालांकि जैसे तैसे करके ईंटों को लगा के सपोर्ट किया गया है और उसे जिंदा रखा गया है अभी। हालांकि उसमें अब जो उसकी खूबसूरती थी बहुत कम ही बची है और उसको जैसे तैसे बचा के रखा गया है। असल पे ये वाला है ना, पुरातत्व विभाग ने अभी ये ऊपर आपने देखा कि इसका ये थोड़ा ये झुकाव है, ये साइड ऐसा लग रहा है जैसे गिरा जा रहा है। लेकिन अब इसमें पुरातत्व विभाग ने कई ऐसे पत्थर है, ये वाले गेट में इसमें पहले मूर्ति रखी थी, तो ये यहाँ पे ये पत्थर अभी लगाए हैं पुरातत्व विभाग ने, तो ये कितना फीका टाइप का लग रहा है। लेकिन पहले जब मतलब अभी हमको सोचिए जब ये उस समय होगा, अभी अभी पत्थर लगाए गए हैं। अब इन पत्थरों का आप देखना कि यहाँ पे इसमें कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन इन पत्थरों में डिजाइन है ना, यहाँ पे इसमें कोई सीमेंट मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा है कि लगे कि कुछ सीमेंट से है या पुट्टी लगा के कुछ लगा हो। सोचिए 9वीं शताब्दी में, मेरे व्यूअर्स भी अगर देख रहे होंगे, 9वीं शताब्दी में ये कैसा रहा होगा, और इसको बनने में भी कई साल लगे होंगे, क्योंकि बहुत समय बिल्कुल ये हमारा एनालिसिस है। और जब हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कई सालों का काम है। एक दिन में, एक साल में, 2 साल में ये बनने वाली चीज़ नहीं है। इसमें अगर हम इस डिजाइन की बात करते हैं, अगर इन पत्थरों को गौर से देखें और इनमें ये जो डिजाइन बनी है, तो अगर आज हम डिजाइनों को बनाना चाहें पत्थरों में, तो हमारे पास तो हमें मशीनें यूज करनी पड़ेंगी, और वो हो भी सकता है वो भी मशीनें ये डिजाइन ना बना पाए। लेकिन उस दौरान की आप सोचिए कि कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन है, और एक बिल्कुल बर्नियर कैलिपर से जैसे मापी गई हो, इतनी सटीकता डिजाइन में होना मेरे लिए तो सोचने में अद्भुत है ना। और ये जो बिल्डिंग है एकदम असंभव सी बात है। आगे चलते हैं जल्दी से हम। हाँ, कुछ अनिल जी कह रहे हैं आप। ये जैसे ये पत्थर है, ग्रेनाइट का ये पत्थर है। अब पत्थर में आपने ध्यान दिए हुए सारे, इसमें कुछ एक ये चौकोर टाइप का, चतुर्भुज टाइप का, इसमें बीच में इसमें सारी आकृतियां, पूरे मंदिर में आप घूमोगे पूरे मंदिर में तरीके की आपको आकृति, छोटी आकृति, बड़ी आकृति और गोलाकार में। एक तीसरी आकृति आपको ये मिल जाएगी, जैसे मतलब पेंटिंग टाइप की, जैसे हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल। और ये हम जो बात करते हैं बैठक की, तो वहाँ शंख और जो धनुष है उसके निशान मिलते हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। तो इस मंदिर में मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, 3-4 आकृतियां हैं, एक चतुर्कार, एक गोलाकार में, एक जो पेंटिंग टाइप का जैसे हम नॉर्मली जो हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने और भी, हम अगर ये चीज देखें कि यहाँ पे देखो ये भी पत्थर है, पत्थर को किस तरीके से, अगर मान के लो किसी ने फोड़ा है इस पत्थर को, तो ये ऐसे नहीं फोड़ सकते बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी जो पत्थर की बिल्कुल लाइन से है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि पहले से डिजाइन किया गया, क्योंकि अगर पहले से डिजाइन नहीं किया गया होता तो फिर जो पुरातत्व विभाग ने अभी लगवाया है वो वैसा होना चाहिए, जो सीमेंटेड अभी लगाया है वो तो और अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस पत्थर की यही खूबसूरती जी, इस तरीके से लॉक है। हर पत्थर में मुझे ये चीज दिखाई दी जैसे कुछ फंसा हो, बिल्कुल जैसे कोई लॉक। और अभी हम बिल्कुल जो लॉक की बात हमारी हो रही है अनिल जी से, तो चलिए हम दिखाते हैं उस लॉक के बारे में, जो अवशेष इसके गिरे हुए हैं, जो पत्थर गिरे हुए हैं, आखिर वो कैसे आपस में लॉक्ड हैं, कैसे रखे उसके बारे में। हाँ, तो यहाँ से जिक्र करते हैं हम लोग। शैलेंद्र जी, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, अभी आप देखिए यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये जो पत्थर को काटा गया है, एक पत्थर होता है जो इसके ऊपर रखा होगा या ये जिसके नीचे रखा होगा, तो वो उसमें उभार होगा, वो यहाँ आएगा, एक साँचे की तरह फिट हो जाएगा। एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, दोनों के पूरक हो गए, वो एक अच्छी सी जगह पे एडजस्ट हो गए, जो हिल भी नहीं सकते हैं।
बिल्कुल। यहाँ पे जैसे पत्थर है, अब इस पत्थर को अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो बाहरा हिस्सा है जिसमें बना है कुछ डिजाइन, तो इसका मतलब ये है कि ये पत्थर जो बाहरा हिस्सा है ये, और ये नीचे वाला इसमें ये पत्थर की हम बात कर रहे हैं। और अगर ये बनाया ये पत्थर देखो, ये इसमें जो डिजाइन टाइप का है, ये ऐसे लग रहा है कि 3-4 इसमें लेयर है, ये फंसाने वाला है। अब इसका मतलब ये नीचे का पोर्शन है और ये बाहरी पोर्शन है, और ये ऐसे लग रहा है कि 2 खाना है, तो मतलब इसका ये तिकोना, मतलब अगर चौकोना में बन रहा है, ये तिकोना टाइप का है अंदर वाला है, तब तो ये बाहर का जी हिस्सा आएगा, और ये नीचे का हिस्सा आएगा, और ये ऊपर वाला है, और ये अंदर वाला हो गया जी। क्योंकि अगर कोई फोड़ता तो फिर ऊपर नीचे होती, क्योंकि इस पत्थर ये पुरातत्व विभाग का जो पत्थर है कोई अपने घर नहीं ले जा सकता, न इसको फोड़ के कोई अपना घर मकान जुर्माना है 1 लाख रुपए तक का अगर कोई खुरापाती है यहाँ आता है, ये सब हरकतें करता है। फीमेल लोग की जो बात हुई थी उसको मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली देखो, अगर कैमरामैन इस साइड आना चाहें एक बारी, ये जो इस तरीके के होल हैं, सिर्फ ये कि ये इकलौता चलिए और आगे चलते हैं। एक होल ये हो गया, आप देख पा रहे होंगे, और भी हम होल जो एनालिसिस किया है होल्स का हमने, यहाँ देखिए ये होल्स हैं, डिजाइन साथ में रहना, ये होल है और ये पूरी डिजाइन है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं हम, ये आप देखते जाइएगा, ये सब जितने भी सब आप नोटिस करना, जितने भी पत्थर है उस पत्थर में एक डिजाइन ये तरीके की फंसाने वाली जरूर होगी, मिलती होगी। ये देखिए, और भी बिल्कुल बिल्कुल देखते आइएगा। ये शैलेंद्र भाई अपने बता रहे जी लॉकिंग वाला, ये देखिए, ये लॉकिंग है जी। व्यूवर को मैं ये दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये जो हॉल वाला लॉक है, ये इसको हम मेल फीमेल लॉक से नाम से जानते हैं। ये मेल और फीमेल लॉक है, इसमें एक पोर्शन गहरा होता है, दूसरा उभरा हुआ होता है, इस तरीके से एंटी लॉक बना लेते हैं। लेकिन ये एक और जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है ये पत्थर की, जब ये पत्थर एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो इसको हम मेल फीमेल लॉक नहीं बोलते, हम इसको डिजाइन लॉक बोलते हैं। ये डिजाइन लॉक है, इस तरीके से पत्थरों को डिजाइन किया गया था। ये पूरा का पूरा डिजाइन लॉक है, और ये मेल और फीमेल लॉक है। ठीक है, ये 2 लॉक की वजह से पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। बिल्कुल। हम आगे चलते पत्थर अवशेष है, और जैसा कि हमें हालांकि अभी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है, उनसे बात हो रही थी, तो एक और वाकया पता चला है कि जो छतरपुर का खासतौर पे खजुराहो के जो मंदिर हैं, तो उनमें जो रखाव है या एडजस्टमेंट है पत्थरों का, वो इसी तरीके का है। और उनकी अगर ऊपर वाली कैप है, अगर उसको हटा दिया जाए तो पत्थरों का जो स्ट्रक्चर है, पूरे पत्थर भड़बड़ा के गिर जाएंगे और मंदिर भी धराशाही हो जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं उस गोल स्ट्रक्चर की जो मंदिर का ऊपर से ना है, तो उस तक हम पहुंचते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हालांकि आप देख रहे होंगे ये सभी इसी के अवशेष हैं जो गिरे हुए हैं। आज भी जितने भी अवशेष हैं आज भी ज्यों के त्यों ही पड़े हैं, किसी ने उठाए भी नहीं है उसको। बिल्कुल। और जो अभी जो गोल चक्र की आप बात कर रहे थे, कहाँ पे हमने देखा है, मुझे हाँ इस कोने में है, उस कोने में हम बात करते हैं। गोल चक्र का मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका नाम क्या है, सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर मतलब आपने कहानियों में सुना कि एक चक्र होता था, चक्र के रूप में ये वाला है। तो ये चक्र एक चक्र होता था, जो चक्र को सूर्य से जोड़ा है, चक्र घुमाया है सूर्य भगवान, तो उसी डिजाइन का आपने देखो सूर्य मंदिर के बेस पे ये चक्र। बिल्कुल, ये गौर करिएगा, जो व्यूअर्स हैं हमारे वो आप देखिएगा, जो ऊपर दिख रहे हैं ना, जो ऊपर जो रॉक चट्टान रखे हैं उनसे नीचे आप इस तरीके के स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वही गोल चक्र सा है जो दिख रहा है, जो वहां से गिरा है टूटकर और यहाँ किसी कोने में पड़ा हुआ है। और इसमें क्या है कि ये जो गोल चक्र रखे हुए सूर्य की आकृति के 4 इसी प्रकार का शेप, इसकी जो टॉप फ्लोर है जिसको हम मांडवी बोलते हैं, मांडवी कहा जाता है इसको इस लैंग्वेज में। तो ये मांडवी यहीं से इसकी नींव रखी गई है, मांडवी की, इन पत्थरों के ऊपर से, इसके ऊपर से पूरी मांडवी बनाई गई थी और वो इसका पूरा लॉक था, ऊपर से पूरा लॉक था। जैसे ही उस मांडवी को नुकसान पहुंचाया गया वैसे ही वो धराशायी पूरा मंदिर धराशायी होने लगा था और हो गया। कहने का मतलब ये जैसे कोई मंदिर होता है, मंदिर का एक शेप होता है, कोई शेप का एक स्ट्रक्चर होता है कि बहुत अच्छा दिखने में कैसे बना है। मंदिर का शेप ऐसे होता है, चारों साइड में ऊपर पतला जाता है। तो जब पहले लोगों ने, जब राहुल देव वर्मा ने जब बनवाया होगा तो उसका एक बेहतरीन स्ट्रक्चर हिंदू धर्म में कैसा बनवाया जाए, आपने और कई सारे मंदिर, तो वही स्ट्रक्चर इन लोगों ने बिना उसके डिजाइन किया है। जो अभी जो मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल बसरते मंदिरों में कई प्रकार की देखते हैं, कई चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, लेकिन ये जो है प्रतिहारा स्ट्रक्चर है, डिजाइनिंग है और इनको पत्थरों को आपस में काट कर इस तरीके से लॉक किया गया है कि बिना सीमेंट के, बिना चिपकाए ये पत्थर सालों साल टिके रह सके, जो सालों साल टिके भी रहे हैं, अभी भी टिके हैं। और आपने एक ध्यान दिया होगा, ये पत्थर है, ये टूटा है, बिल्कुल इसका मतलब ये गोलाई है। अब हमें ये सोचने वाली बात है, अगर ये पत्थर टूटा है तो ये
उसी टाइम का टूटा हुआ होगा, ऐसे तो कोई तोड़ नहीं सकता। ये इसका मतलब ये है कि गोल चक्र मतलब गोल आकार का पत्थर है। ये कहीं ऐसी जगह रखा होगा, हो सकता ऊपर रखा हो सकता नीचे रखा हो। बिल्कुल आगे चलते हैं। बिल्कुल एक आकृति हमें दिखी थी, उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कभी सिंहासन का जो पीछे हम पीठ टिकाते हैं वो हिस्सा रहा हो, तो उसके वो भी हम दिखाते हैं। वो हालांकि अब गुप्त दिख रही है, गायब दिख रही है हमें, लेकिन ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर देख के बताते हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं राहिल देव जी की बैठक में, जहां उनकी बैठक लगती थी, मंच सा था। ये है वो, ऐसा प्रतीत होता है हमें, ऐसा लगता है ऐसे देखकर कि ये सिंहासन का जो बैठक का सिंहासन था उसका ये पिछला हिस्सा जब पीठ टिकती है, चेयर का जो टिकने वाला हिस्सा होता है, ये वो है ना। और साथ में ये जो गोल पत्थर पड़ा हुआ है वो चेयर के नीचे, हाँ, जो ये चेयर के नीचे वाला पत्थर ये वही और हिस्सा ये टिकने वाला हिस्सा है। और साथ में ये जो एक पत्थर और पड़ा हुआ है, ये चेयर का जो साइड हैंड वाले होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये बैठक से जो तोड़ा गया था तो वो पूरा का पूरा चेयर वाला पोर्शन आके यहीं पे गिरा है। हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, ये हम लोगों का एनालिसिस है। कुछ ही घंटे में हमने जो ऑब्जर्व किया है वो चीज़ें आपके सामने दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत जो हिस्सा अभी भी साबित है, स्कल्पचर अभी साबित है, इसकी डिज़ाइनिंग जो है कितनी अट्रैक्टिव, कितनी बेहतर लग रही है। हम आगे बढ़ते हैं बैठक की तरफ और मुझे ऐसा लगता है इस खूबसूरती को बखूबी आप भी देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और ये है बैठक राहिल देव बर्मन की, जहाँ कभी वो बैठते थे, जो कि अब ध्वस्त हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है ये पत्थर बाद में लगाए गए हैं। ये राहिल देव बर्मन की ये बैठक है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2-4 गाड़ी अभी आई हैं घूमने के लिए। यहाँ पे लगभग हर साल 10 से 12 लाख लोग घूमने आते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो नया बना है। और यहाँ पे एक प्राचीन परंपरा है कि यहाँ पे एक पूर्ण कार्तिक मास में मेला लगेगा, जिसे बुंदेलखंडी भाषा में मौन के रूप में हम चराते हैं कि पूरे दिन मौन रहेगा। और जितने बिल्कुल हमारे यहाँ बुंदेलखंड दीपावली में ये प्रथा है कि मौनिया होते हैं, लोग होते हैं तो जो मोर के पंख ले जाते हैं। मैं बता दूं आपको, मौन व्रत रखते हैं, इस वजह से उन्हें मौनिया कहते हैं और ये एक प्रथा है हमारे यहाँ, एक पर्व है। तो यहाँ पे ये आपने देखा ना, इतने छोटे से एरिया में यहीं पे मेला लगता है मौन व्रत। जो आसपास के जितने गांव के लोग मौन व्रत रहते हैं तो गांव के आसपास में एक मेड़ा बोलते हैं, ये भगवान का कोई चबूतरा टाइप का, तो वो घेर के आना पड़ता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी में यहाँ पे देखेंगे एक स्नान घर है, राहुल देव बर्मन जी ने बनवाया था स्नान घर, जिसे और भी सूर्यकुंड नाम भी देते हैं, सूर्यकुंड नाम दिया है। यज्ञ भवन भी वहाँ पर है, जैसे हम आज भी जैसे कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो वहाँ पे यज्ञ होता है, स्नान भी होते हैं। और ये यहाँ पे हमने देखा कि ये बैठक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठक का ये बिल्कुल, यहाँ बैठक की भी खासियत है कि जब यहाँ पर हम भी बैठते हैं, सिंहासन का हालांकि टूटा फूटा है, अब ये जब राजा यहाँ पर बैठता होगा, सूर्य उस तरफ से पूरब से आता होगा तो सूरज की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ती होगी, मतलब एक जो एनर्जी सूर्य से निकली है वो सीधे वो ऑब्जर्व करता होगा। जो हिंदू परंपरा में है, हिंदू परंपरा में आपने देखा होगा कि कोई पूरब की तरह, पूरब दिशा में कोई पैर करके नहीं सोता है। और उसी तरीके से ये है कि कोई पीठ दिखा के कोई सूर्य की तरफ नहीं बैठेगा बैठक। तो इसका एक ये भी लॉजिक हो सकता है कि हम सूर्य के सामने हम बैठक करेंगे, क्योंकि पीठ दिखा के तो यहाँ पे भाई यहाँ के आला उदल जो शासक थे, राहिल देव बर्मन शासक थे, वो तो वीर थे। यहाँ पे वीरों की भूमि बोलते हैं कि वीरों की भूमि महुआ में बुंदे, एक कहानी में बुंदेलो हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली नहीं, तो हम झांसी में पहुंच गए अभी। बुंदेलखंड का मतलब वीरता की बात हो रही है। आला उदल थे, महारानी लक्ष्मीबाई थी, बहुत सारे वीर हमारी बुंदेलखंड की धरती में उपजे हैं। तो ये उसी का जी एक ये है कि कुर्सी का यहाँ पे ये सिंहासन है, ये उनका बैठक रूप है। यहाँ पे आपने देखा सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के आसपास में यहाँ बिल्कुल सीढ़ियों की बात करते हैं हम। सीढ़ियों का स्ट्रक्चर जो है अभी भी साबित है, अभी भी यहाँ की डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ आपको शंख भी दिखेगा, यहाँ आपको धनुष का आकार भी दिखेगा। इस पे नोटिस करने वाली बात है जो अभी भी साबित है। बिल्कुल हमने ये देखा कि ये शंख, ये वाले आपको शंख दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये देखो ओबियसली बात है, अगर राहिल देव बर्मन जी हिंदू धर्म परंपरा के आगे बढ़ा रहे थे तो उन्हीं के स्ट्रक्चर में उसी में बनेगा जी। तो ये शंख अंक है। अब ऐसा होता ना कि आपने देखा होगा रामायण पुराण में देखा होगा
कि उसमें जब कुछ बनता है तो उसमें थाली लगा के हम पैर रखते हैं, पैर धुलवाते हैं। तो एक जी पैर रखने का एक वो होता है कि चढ़ते हैं तो जी पैर रखने की भी जगह हो सकती है भाई, हम तो एज्यूम करें, क्योंकि ये पूरा ये महल जो बना है, ये पूरा महल बना है, ये बहुत ऊंचाई पे। जब भाई अभी इतनी ऊंचाई है तो आप समझ सकते हैं कि पहले कितनी ऊंचाई नहीं हुई, क्योंकि जो आसपास के जितने भी खेत हैं इसकी लगभग बहुत गहराई में अभी खेत दिखाई दे रहे हैं। पहले और भी गहराई में खेत दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्यों-ज्यों बारिश, ज्यों-ज्यों मौसम बदलता है तो उसकी मिट्टी के कटाव के कारण और वो बढ़ता रहता है। तो एक जी है आसपास का जी सिंहासन है, और जी राहिल देव बर्मन का जी यहाँ पे जी सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे आप, सामने सागर था कभी, राहिल सागर तालाब है लेकिन इसका नाम राहिल सागर था। सामने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ही कुछ जो डिटेल्स है यहाँ की वो दर्ज की गई हैं। और अभी भी अब हालांकि ये पोखर सा हो गया है, बहुत ही छोटा तालाब हो गया है, जिसमें अभी भी एक हल्की सी नाव जो है अब मैं तो ये हिसकोले ले रही है। अब मैं तो ये सोच रहा कि कुतुब एक बार मैंने 12 से 3 में जब आक्रमण किया था तो मुझे ये लगा कि किस चीज़ से आक्रमण किया था। आखिर जी इतने अवशेष आसपास में 500 मीटर की दूरी के आसपास, बिल्कुल ये भी सोचने वाली बात है। पहली तो क्योंकि आपने तालाबों के आसपास देखो वहाँ पे भी पड़ा कितनी दूर, आखिर कैसे फेंका होगा या गया कैसे है वो पत्थर। आसपास तो हमें समझ आता है कि वो तोड़ दिया, लेकिन वहाँ उतनी दूर या आसपास के जितने भी अवशेष हैं वो सुरक्षित हैं। कोई ज़्यादा विशिष्ट अवशेष है तो उसको संग्रहालय में, जैसे मूर्ति वाली बात आई थी तो उसको ये यहाँ पे महुआ में एक छतरपुर रोड के पास में है, वहाँ पे पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय है सरकारी, तो वहाँ पे संरक्षित है जितनी अगर मूर्ति मिल गई हो टूटी फूटी जितनी वहाँ पे। लेकिन ये एक तोड़ फोड़ की जितने 500 मीटर के दायरे में जितने भी हैं आपको सारे अवशेष मिल जाएंगे, आज भी संरक्षित हैं। बिल्कुल अगर कोई इन लोगों को मतलब इन पत्थरों को अभी भी कोई ले जाए तो उसको सजा का भी प्रावधान है। आपने देखा होगा कि 129 ए के तहत शायद कुछ कार्रवाइयां हैं, 1 लाख का जुर्माना है, तो कोई ऐसे ले नहीं जाता। और खनन भी 100-200 मीटर के अंदर कोई खोद नहीं सकता, ये सब बातें हैं। बिल्कुल ये खनन का यहाँ पे है, तो यही यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे यहीं से जी रिलेटेड जी हमारा सूर्य मंदिर हो गया, और ये हमारा ये बैठक है राहुल देव बर्मन का। बेसिकली वही है कि सूर्यकुंड में जाके नहाना है, सूर्य के सामने बैठना है। हाँ सैलन जी कुछ कहने वाले हैं। व्यूअर्स को फिर से मैं वही लॉक सिस्टम बताना चाहूंगा। नहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ पत्थर यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बाद में लगाए गए हैं, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे हैं। सिर्फ इन 2 पत्थरों की मैं बात कर लेता हूँ, तो अगर हम इन दोनों पत्थरों को एक साथ रखते हैं तो आप ये लॉक और ये वाला लॉक देखेंगे, ये दोनों एक साथ ही ज्वाइंट हो रहे हैं। और इसके साइड में जब दूसरा पत्थर इधर रखा जाएगा तब ये इस तरीके से ज्वाइंट। तो कहने का मतलब ये कि पूरी बिल्डिंग यहाँ पे इसी लॉक से खड़ी की गई है, और ये मेरा मानना है कि 99% सत्य है। अच्छा, टूटने के बाद कितनी हाइट रही होगी सैलन जी इस मंदिर की? अभी हाइट उधर टूटने के बाद का हाइट कम दिखाई दे रही है, अंदाजा क्या रहा होगा? मैं बताना चाहूँगा अंदाजा। अभी हम अगर कैमरा में हम देख रहे हैं, हम इस मंदिर को देख पा रहे हैं, तो अभी इसकी जितनी इसकी अभी हाइट है इतनी कम से कम इतनी हाइट और ऊपर रही होगी इसके, तभी ये अपनी पूरी हाइट को रिकवर कर पाएगा। फैले हुए क्योंकि बहुत ज्यादा अवशेष फैले हुए हैं। जैसे सैलन भाई ने बताया कि इसकी ऊंचाई हो सकता है, इसकी नीचाई भी तो होगी। बिल्कुल जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम, इससे ज्यादा इसकी तो नीचाई पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी जो इन्होंने एलएसएस किया तो उनका भी यही कहना था कि कोई बिल्डिंग अगर ऊंची जाती है, ऊंचाई उसकी होती है तो उतना नीचे भी बेस भी मजबूत होता है। तो बिल्कुल वो एनालिसिस भी सही है कि ये गहराई भी अगर इसे खोदा जाए तो काफी गहराई इसकी पाई जाएगी। आसपास का जितना भी एरिया आप ये देखो कि जहाँ हम खड़े हैं ये सबसे ऊंचा एरिया है जी, और आसपास का ये सबसे खलाई वाला एरिया है। इसका मतलब ये है कि उसके लेवल में जब बनाया होगा तो इतने ऊपर उन लोगों ने उठाया भी होगा बेसमेंट बनाने के लिए। तो ये था रहेलिया सूर्य मंदिर, इसका एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। यहाँ की हमने आपको दिखाया अवशेष क्या है, मंदिर की खासियत क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसे बनाए गए हैं, कैसे डिज़ाइन है। तो आप चारों तरफ एक पुनः अपनी दृष्टि से देखिएगा कितने सारे अवशेष डले हैं, कितना खूबसूरत जो है ये मंदिर रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं और सूर्यकुंड जिसकी हम बात कर रहे थे उसके विजुअल्स आपके सामने पेश करते हैं, जो कुछ ही कदम चल के यहाँ पर मौजूद है सूर्यकुंड। तो ये रहेलिया सूर्य मंदिर था, और हमारे जो बाएं साइड बैठे हैं मिर्तला के निवासी हैं और डीयू से पढ़े लिखे हैं, तो मतलब जो जानकारी उन्होंने दी है, एनालिसिस किया है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हमारे दाहिने हाथ तरफ बैठे हैं जो वो सैलन जी हैं, वो श्रीनगर के निवासी हैं, और हाँ बीटेक चाय वाला के नाम से
इनकी एक शॉप है, जैसे MBA चाय वाला सुना होगा, तो उससे भी रूबरू करवाएंगे और इनकी जो कहानी पंक्तियाँ अच्छा लिखते हैं तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बताया हमने कि अनिल जी थे, शैलेंद्र जी थे, मिथिला के पास के निवासी हैं और श्रीनगर के निवासी और हमारे संवाददाता अवधेश जी थे। तो आप बताइए कि यहाँ का एनालिसिस आपका कैसा लगा, रहीलिया सूर मंदिर कैसा लगा, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, रहीलिया सूर मंदिर की जानकारी जो हमने आप तक पहुँचाई वो अच्छी लगती है तो आप अपनों तक शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन सा पहलू यहाँ का अच्छा लगा है। तो हम सभी को देखने के लिए, सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।